हेलो एवरीवन। आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जीओसी के इफ़ेक्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सब इफेक्ट्स हम देख चुके हैं। आज हम जीओसी का जितने भी बचे हुए कंसेप्ट्स हैं वो करके और जीओसी को हम ख़त्म करेंगे। क्या क्या बचा हुआ है हमारा, जैसे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और इंटरमीडिएट्स में क्या क्या आता है, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब हमारे बचे हुए हैं। तो ये हम देखेंगे। और कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गए हमारे, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और अटैकिंग रिएजेंट्स में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? जो जैसे कोई हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ जो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको बोलेंगे कि वो बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। तो उसको बोलेंगे कि वो कौन सा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब एक चीज़ देखो, अगर तुम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ वाले ये ऑर्थो पोजीशन पे चल जाएंगे। अब ऑर्थो वाले इधर आएंगे और ये पैरा पोजीशन पे चल जाएंगे। पैरा वाले इधर आएंगे और ये ऑर्थो पोजीशन पे। तो इस तरीके से जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम नोटिस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे बढ़ रही है? ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, 3 जगह बढ़ रही है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज के? नेगेटिव चार्ज के। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ आएगी, इलेक्ट्रॉन लविंग को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। हम आगे हम देखेंगे इसके बारे में अच्छे से कि क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसका मतलब कि जो ये वाला ग्रुप है, ये आने वाले ग्रुप को कहाँ पे भेज रहा है? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? जब कोई नया ग्रुप वहाँ पे आएगा तो वो उसको कहाँ पे अटैक करवाएंगे? ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवाएंगे या फिर मेटा पे अटैक करवाएंगे। वो एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को। तो क्या बोला हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में? कि एक तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, दूसरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इसका रीज़न आपको पता चल गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे कि तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है? एक तो ऑर्थो पे बढ़ रही है और एक पैरा पे बढ़ रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि जो नया ग्रुप आएगा वो ऑर्थो या पैरा पे ही अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये कौन सा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये ग्रुप क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को। ठीक है, उसके बाद हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके देख लिए। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि वो कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। इससे अपोजिट आगे बढ़ेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे, बेंजीन से और भी ज़्यादा खींच लेंगे। तो वो होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो वो कहाँ पे भेजेंगे? वो मेटा पे भेजेंगे। वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे जब इलेक्ट्रोफाइल उन पर अटैक करेगा। तो अब यहाँ पे एक्टिवेटिंग हो गया। अब एक चीज़ हम देखेंगे कि एक्टिवेटिंग जनरली होते कौन से और डीएक्टिवेटिंग कौन से। वैसे तो हम ग्रुप्स को उनको याद करेंगे, पर फिर भी हमें थोड़ा पहचान हमें याद रखना है, अगर हम भूल जाएं कि अगर कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम अगर बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वो लोन पेयर बेंजीन को दे देगा। तो मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है मतलब कि एक्टिवेटिंग है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और अगर ये तो हो गया एक्टिवेटिंग की पहचान। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की पहचान क्या होगी? अगर लोन पेयर वाला एटम डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, डीएक्टिवेटिंग वाले की पहचान क्या होगी? अगर कोई डबल बॉन्डेड के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है ना, जैसे अगर कोई डबल बॉन्डेड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा तो जो नीचे बेंजीन है वो बेंजीन से खींच लेगा। तो मतलब बेंजीन से वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, तो मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। दोबारा ध्यान से सुनो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं? जब बेंजीन के साथ लोन पेयर कंटेनिंग एटम जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? बेंजीन के साथ लोन पेयर कंटेनिंग जुड़ा हो। होता क्या है? लोन पेयर है उसके पास तो वो बेंजीन को दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा वो। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कब होगा? जब लोन पेयर कंटेनिंग एटम जुड़ा हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कब होगा? जब एक मल्टीपल बॉन्ड हो और उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। तो वो क्या करेगा? मल्टीपल बॉन्ड को इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके खींच लिया और ये बेंजीन से खींच लेगा। तो इसकी वजह से जब मल्टीपल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा हो,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तब हमारा वो कौन सा ग्रुप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। तो ये पहचान होगी आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की भी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की भी। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको हम बोलते हैं। ये कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे ये वो होते हैं जो बेंजीन को डीएक्टिवेटेड कर देते हैं। वो तो एक्टिवेट कर रहा था, ये डीएक्टिवेट कर देगा। अभी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम कर देंगे, विच डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। इसका एक स्ट्रक्चर बना के देख लो, C डबल बॉन्ड OOH, COOH एसिड वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड है और इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो वही अभी बताया था कि जब मल्टीपल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इसने इधर खींचा, अब इसने इधर खींचा तो यहाँ से बेंजीन से इसने खींच लिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से बॉन्ड चला गया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको वो करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ कहाँ पे हुई है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रॉन है कहाँ, अब कमी तो ऑर्थो पैरा पे होगी, तो अब बच्चे कहाँ पे, मेटा पे। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए जब भी कोई ग्रुप आएगा, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप आएगा, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, मेटा पे है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। दोबारा रीज़न समझ लो, जब हम इसके इलेक्ट्रॉन, हमने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बना के देखे तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी कहाँ कहाँ पे है, ऑर्थो और पैरा पे है। कमी कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पे, यानी इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ, कमी तो ऑर्थो और पैरा पे है, तो वो खुद कहाँ पे होंगे, मेटा पे। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन अच्छे से होंगे। तो इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ अटैक करेगी, तो वो कहाँ अटैक करेगी, मेटा पे अटैक करेगी। तो इसीलिए यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आएंगे वो उसको कहाँ भेजेंगे, मेटा पोजिशन पर भेजेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे बेंजीन रिंग में से। ये कुछ ग्रुप्स हैं, आप याद कर लेना इसको। देखो NH2, इसके ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर कंटेनिंग है, तो इसका मतलब ये एक्टिवेटिंग होगा, ऑर्थो पैरा वाला होएगा, है ना। तो NH2 है, N के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, अब एक हाइड्रोजन की जगह एक R आ गया, अब दोनों ही R आ गए, तो NH2, NHR, NR2, अब OH, OR। ये कौन से ग्रुप्स होते हैं, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप, हम इनको बोलते हैं, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब NHCOR, ये एक्टिवेटिंग तो है लेकिन मीडियम एक्टिवेटिंग है। मीडियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया, मल्टीपल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, तो इसलिए ये मीडियम एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, RAR और CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है। तो वहाँ पे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये याद होगा तो आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला आता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग कौन सा होता है, जब मल्टीपल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हो। तो ये जुड़ा हुआ है, तो CHO एक एग्जांपल हो गया। दूसरा क्या हो गया, COR, है ना। तीसरा क्या हो गया, COOR। अगला क्या हो गया, COOH। अगला हो गया COCl। अगला हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, वही मल्टीपल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फिर SO3 आएगा यहाँ पे, SO3। अगला NH2, अगला NO2। तो ये सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। इनको आप वैसे भी अगर इन सबके स्ट्रक्चर्स बना के देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। पर इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो आपको इन जनरल याद होना चाहिए कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं। डीएक्टिवेटिंग मतलब मेटा डायरेक्टिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो CHO, COR, COOR, COOH, COCl, साइनाइड, SO3, NH2, NO2। तो ये सारे ग्रुप्स कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। अगला है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब स्टेरिक की वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से, स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़, तो भीड़ भाड़ की वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस में इनहिबिशन हो रही है, मतलब रेजोनेंस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। देखते हैं, समझते हैं इसको। होता क्या है,
SIR की वजह से, SIR एक इफ़ेक्ट है, इसकी वजह से एसिडिक नेचर जो है बेंजोइक एसिड का वो बढ़ जाता है। बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब एक चीज़ देखो, ये हमारी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है COOH, और यहाँ पे ऑर्थो पे हमारा कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। अब पहली कंडीशन क्या थी, नाम से देखो स्टेरिक, तो ये जब ऑर्थो पे होगा तभी सबसे ज़्यादा भीड़ होगी ना, तभी सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो स्टेरिक की वजह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। देखते हैं होता क्या है। पहली बात ये देखो कि जी या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। जी शुड बी प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए। क्यों ऑर्थो पे होना चाहिए, तभी तो स्टेरिक फैक्टर लगेगा ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, वहाँ पे भीड़ भाड़ की वजह से जो ये है ना COOH, ये क्या करता है, प्लेन से बाहर चला जाता है। प्लेन से बाहर चला जाएगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये फ्रीली अपना H+ रिलीज़ कर देगा, फ्रीली अपना H+ रिलीज़ कर पाएगा, और जो H+ दे पाता है वो एसिडिक होता है, तो उसको बोलते हैं हम, उसकी एसिडिक करैक्टर बढ़ गया। दोबारा समझो, जब भी कोई ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ा होगा तो वहाँ पे भीड़ के कारण, अब ऑर्थो पे ये तो आके बैठ गया, अब खुद ही सोचो, एक कमरे में 4 बंदों की जगह थी, वहाँ पे 6 घुस गए, तो जो पहले से, अब जो घुस गए वो तो बेशर्म है, आ गए कमरे के अंदर, उनको पता था कि जगह नहीं है, फिर भी वो आ गए, तो मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, जो बंदे ऑलरेडी कमरे के अंदर थे उनमें से 2 बंदे को बाहर जाना पड़ेगा, यही होगा। तो यही यहाँ पे हुआ है, ये ऑर्थो पे जगह नहीं थी, भीड़ भाड़ थी, पहले ही स्टेरिक हिंड्रेंस थी, तो ऑर्थो पे वो आके बैठ गया, तो इसकी वजह से COOH को प्लेन से बाहर जाना पड़ गया, COH को प्लेन से बाहर जाना पड़ गया, तो इसकी वजह से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये लिखा हुआ है ना, इनहिबिशन इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, तो ये इजीली अपना H+ दे पाएगा, ये फ्री हो गया ना रेजोनेंस के बंधनों से। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये सारा आपको कंसेप्ट है, समझाने के लिए मैंने बताया है। इतनी लंबी कहानी अगर नहीं याद होती तो मत रखो, सिंपल याद रखो कि ये कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट है, और ऑर्थो इफेक्ट के, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसका नाम दे दिया ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। बस इतना याद रख लो, अगर इतनी लंबी कहानी नहीं याद आती, लेकिन समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्यों ऐसा, ऑर्थो के कारण एसिडिक करैक्टर क्यों बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो भीड़ ज़्यादा हो गई, इस वजह से COOH को प्लेन से बाहर जाना पड़ गया, तो इसलिए उसका एसिडिक करैक्टर बढ़ गया, क्योंकि अब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और H+ अपना इजीली दे देगा। तो यही लिखा हुआ है, नाउ ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस COOH टेंड टू गो आउट ऑफ प्लेन, वो प्लेन के बाहर चला जाएगा, एंड टेंडेंसी टू रिलीज H+, और वो H+ दे पाएगा तो एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा। ऑल्सो इट कैन नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस ड्यू टू आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन में तो वो एसिडिक, वो जो रेजोनेंस है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ये भी एक ऑर्थो इफेक्ट ही है, इसको भी हम उसी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एसिडिक करैक्टर बढ़ता था तो यहाँ पे बेसिक करैक्टर कम होएगा, वहाँ पे हम बेंजोइक एसिड की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम NH2 की बात करेंगे, बेसिसिटी की बात कर रहे हैं। तो बेंजीन के साथ जब NH2 लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, क्या बोलते हैं उसको, एनिलीन। तो यहाँ पे क्या होगा, एनिलीन का बेसिक करैक्टर कम हो जाएगा, क्यों, ऑर्थो इफेक्ट के कारण। तो जब भी ऑर्थो पे कोई चीज़ जुड़ी होगी तो उसको हम कह देंगे उसका बेसिक करैक्टर कम हो गया, क्यों कम हो गया, ऑर्थो इफेक्ट के कारण। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण बेसिक नेचर एनिलीन का डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब बेसिक करैक्टर के कुछ हम क्वेश्चंस, कुछ केसेस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट केस है अमाइंस का। अमाइंस का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना इसको। एक वर्ड से इसका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अमाइंस अगर गैशियस स्टेट में दिया हुआ है तो उसका अलग ऑर्डर होगा, अगर एक्वस में दिया हुआ है तो भी डिपेंड करता है, मिथाइल है तो अलग ऑर्डर होगा, मिथाइल नहीं है तो अलग ऑर्डर होगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। गैशियस स्टेट, जब अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि अमाइंस हमारे गैशियस स्टेट में है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अमाइंस होते क्या हैं। NH2 ग्रुप को अमाइन बोलते हैं। कौन से ग्रुप को अमाइन बोलोगे आप, NH2 ग्रुप को हम अमाइन बोलते हैं। NH3 अमोनिया होता है ना, तो NH3 में से एक H हटा दिया तो वो अमाइन ग्रुप बन गया, NH2 इज अमाइन ग्रुप। तो अमाइन ग्रुप जब गैशियस स्टेट में होगा तो बेसिक नेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, +I इफेक्ट के। बेसिक नेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, +I के। अब देखो, अगर N है उसके साथ 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ज़्यादा I, 3 I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा I है, ज़्यादा +I इफेक्ट शो हो रहा है, तो मतलब बेसिक करैक्टर बढ़ेगा।
ये हम पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि बेसिक नेचर तब बढ़ता है जब प्लस आई वाले ग्रुप हों। तो आर 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 3 प्लस आई हैं तो इसका बेसिक वाला सबसे ज़्यादा होगा बेसिक करेक्टर। अगर 2 आर ग्रुप होते तो कम आई होता, अगर 1 आर ग्रुप होता तो उससे भी कम आई होता। तो इसलिए टर्शरी अमाइन मतलब जिसके साथ 3, टर्शरी किसको बोलेंगे जिसके साथ 3 आर ग्रुप जुड़े हो। 3 डिग्री मतलब टर्शरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 1 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइमरी। तो होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो दोबारा से, गैशियस स्टेट में बेसिक नेचर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्लस आई में। तो अगर 3 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, ज़्यादा प्लस आई होगा। अगर 2 जुड़े हुए हैं तो कम प्लस आई होगा, अगर 1 जुड़ा हुआ है तो सबसे कम प्लस आई होगा। तो ये कौन सा है, 3 जुड़े हुए हैं मतलब 3 डिग्री इसको बोलेंगे। टर्शरी भी हम इसको बोल देते हैं। इसको 2 आर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको हम 2 डिग्री भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। 1 तो इसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री। तो इसमें ज़्यादा प्लस आई है, इसमें कम, और इसमें सबसे कम। तो जिसका ज़्यादा प्लस आई उसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा। तो टर्शरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन सेकेंडरी अमाइन, देन प्राइमरी अमाइन। याद रखना 3 डिग्री अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। वैसे टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी इज़ मोर करेक्ट अगर हम बोलने में बात करें, लेकिन कुछ लोग 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री बोलते हैं, तो इसलिए आपको इस तरीके से भी बता दिया। अगला है एक्वा स्टेट। एक्वा स्टेट में सिर्फ प्लस आई पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वाटर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा वो चीज़। तो बेसिक नेचर जो है एक्वा स्टेट में वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा किस पे डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों इफेक्ट के बेसिस पे हम सीधा इसको याद कर लेंगे, 213, 231। 2 नंबर आपको याद करने हैं, 213 और 231। अब 213 छोटा नंबर है, 231 बड़ा नंबर है। सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है, जब 213 अगर आर मिथाइल है, देखो NH2 के साथ मैंने बोला ना कि अगर N के साथ 1 आर है, 2 आर है, 3 आर है। अगर 1 आर है तो वो प्राइमरी होता है, 2 आर है तो वो सेकेंडरी होता है, 3 आर है तो वो टर्शरी होता है। तो अगर आर है वो बात अलग है। अब हमने देख लिया आर में कुछ भी हो सकता है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। 1 कार्बन वाला मिथाइल 1 कार्बन वाले को बोलते हैं, इथाइल 2 कार्बन वाले को बोलते हैं, प्रोपाइल 3 कार्बन वाले को बोलते हैं। अगर आपको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल इन सब में भी कन्फ्यूजन है तो आप IUPAC वाले लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। तो आर अगर मिथाइल है, मिथाइल छोटा होता है तो 213 वाला नंबर छोटा है, तो इसलिए अगर मिथाइल आर ग्रुप है तो बेसिक ऑर्डर क्या होगा, 2 फिर 1 फिर 3, 213। और अगर आर मिथाइल नहीं है यानी इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इसके अलावा कुछ भी है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 231। क्या हो जाएगा, 231। सिंपल सी ट्रिक है, 213, 231। देखो अमाइंस का 2 लाइंस में आपको कंक्लूड करूँ, अगर गैशियस स्टेट है तो प्लस आई ज़्यादा तो बेसिक करेक्टर ज़्यादा, यानी टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, हो गया ख़त्म। अगर एक्वा स्टेट है तो अगर आर मिथाइल है तो 213, अगर आर मिथाइल नहीं है उसके अलावा कुछ भी है तो 231। तो ये हो गया बेसिक ऑर्डर हमारा अमाइंस का। अगला बेसिक ऑर्डर का एक क्वेश्चन देखो आप, ये तो सिंपल दिया हुआ है एनिलीन और इसमें ऑर्थो पे कुछ जुड़ा हुआ है, तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण बेसिक करेक्टर कम होता है, तो इसका बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा और इसका ज़्यादा हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन ख़त्म। ऐसे ही बस इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, बस वो चीज़ें याद करनी है जो अभी बताई हैं आपको। इसमें देखो यहाँ ये भी तो सिंपल बेंजोइक एसिड है, इसमें ऑर्थो पे एक चीज़ जुड़ी हुई है, इसमें 2 ऑर्थो पे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ऑर्थो से एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो ऑर्थो पे 2 जुड़ी हुई हैं तो एसिडिक करेक्टर इसका सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा इसका, देन इसका और सबसे कम इसका, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अगला देखो इसमें 2 ऑर्थो इफेक्ट लग रहे हैं और इसमें सिर्फ एक ही लग रहा है, तो इसलिए ये वाला मोर एसिडिक होगा और ये वाला कम। ये थे एसिडिक करेक्टर के कुछ क्वेश्चंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, COOH NO2 यहाँ पे ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मेटा पे और यहाँ पे पैरा पे। अब NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था, अभी हमने डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप पढ़े ना, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाले माइनस इफेक्ट शो करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उनको माइनस इफेक्ट शो बोलते हैं ना। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे तो सिंपल लग गया ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक करेक्टर बढ़ गया, तो इसलिए ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ऑर्थो के कारण एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। ए वाला तो सबसे ज़्यादा हो गया। अब देखना है बी और सी। अब NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है यानी माइनस वाला इफेक्ट शो करता है। अब बात आती है -I या फिर -M। एक चीज़ याद रखना आप लोग,
कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही रेजोनेंस वाले इफेक्ट लगते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट लगते हैं। तो अगर वो पैरा पे है तो हम बोलेंगे कि माइनस एम ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, माइनस आई भी शो कर रहा है ये, लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट यहाँ पे कौन सा है, माइनस एम। और मेटा पे तो माइनस एम नहीं लगेगा, मेटा पे सिर्फ कौन सा लगेगा, माइनस आई डोमिनेट करेगा। और जो मीजोमेरिक रेजोनेंस वाले इफेक्ट होते हैं ना, एम वाले इफेक्ट होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट शो करते हैं इंडक्टिव से, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं एम वाले इफेक्ट। तो इसलिए जो माइनस एम शो करेगा वो ज़्यादा एसिडिक होएगा। सबसे पहले तो ऑर्थो के कारण ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, इसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें माइनस एम लग रहा है, ताकतवर कौन, माइनस एम। तो जो ज़्यादा ताकतवर वो ज़्यादा एसिडिक, तो इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक, ये इससे कम एसिडिक, क्योंकि माइनस वाले इफेक्ट एसिडिक करैक्टर बढ़ते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ना तो जीओसी के पहले वाले लेक्चर्स आप देख सकते हो, उसमें मैंने बता रखा है कि एसिडिक करैक्टर किसके कारण बढ़ता है, बेसिक करैक्टर किसके कारण बढ़ता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस करवाई हैं। तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की ही एक एप्लीकेशन है एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर। तो वहाँ पे इन जनरल बता रखा है कि एसिडिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस वाले इफेक्ट्स के, और बेसिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस वाले इफेक्ट्स के। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब ये मेटा पे जुड़ा हुआ है और ये पैरा पे जुड़ा हुआ है, लेकिन CH3 ग्रुप जो है, अभी पीछे तुम अभी बताया भी था एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग, तो CH3 एक्टिवेटिंग वाले में आया था। तो ये मेटा पे है तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, पैरा पे है तो यहाँ पे ये प्लस एच हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट ये शो करेगा। तो और हमने ऑर्डर भी पिछले लेक्चर में याद किए थे कि सबसे ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस देंगे रेजोनेंस को, फिर हम देंगे हाइपर कंजुगेशन को, और फिर हम देंगे इंडक्टिव को। तो हाइपर कंजुगेशन को ज़्यादा वो देंगे हम इम्पोर्टेंस। तो देखो प्लस वाला इफेक्ट ना बुरा होता है एसिडिक करैक्टर के लिए, तो गंदी चीज़ है ना। एसिडिक करैक्टर तो तब बढ़ेगा जब माइनस वाली चीज़ें जुड़े होंगी, तो यहाँ पे प्लस वाला जुड़ा हुआ है। अब ये प्लस एच है, ये प्लस आई है, तो प्लस वाला तो एसिडिक करैक्टर को कम करता है ना, प्लस वाला इफेक्ट जो है एसिडिक करैक्टर को कम करता है, तो ये भी एसिडिक करैक्टर को कम करेगा, ये भी एसिडिक करैक्टर को कम करेगा, क्योंकि ये प्लस आई है, ये प्लस एच है। लेकिन ज़्यादा कम कौन करेगा, जो ज़्यादा ताकतवर है। तो प्लस एच वाला ज़्यादा ताकतवर है, तो ये एसिडिक करैक्टर को ज़्यादा कम कर देगा। तो इसलिए सी वाला सबसे कम एसिडिक, देन बी, देन ए। तो ए वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन बी, देन सी। ये रीज़न आपको समझ आया। जो प्लस वाले इफेक्ट होते हैं ना, वो एसिडिक करैक्टर को कम कर देते हैं, तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो ज़्यादा कम कर देगा। तो एच वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। आगे देखो ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पे ऑर्थो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे देखो ये ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो लग गया ऑर्थो इफेक्ट लग गया। ये मेटा पे जुड़ा हुआ है और ये पैरा पे जुड़ा हुआ है। अब एक चीज़ देखो, जो OH है वो वैसे तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना OH, तो माइनस आई करेगा। लेकिन O के ऊपर लोन पेयर्स हैं, अभी बताया था ना कि जिसके ऊपर लोन पेयर्स वाला डायरेक्टली जुड़ा हो तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो। तो इसके जो OH है ना वो दो इफेक्ट शो करता है, एक तो माइनस आई और एक प्लस एम। कौन से इफेक्ट शो करता है OH, माइनस आई और प्लस एम। तो मेटा पोजीशन पे एम वाला इफेक्ट तो लगेगा नहीं, तो मेटा यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। लेकिन यहाँ पे कौन सा लग रहा है, माइनस आई और प्लस एम। और पैरा पोजीशन पे डोमिनेटिंग कौन सा होगा, रेजोनेंस वाला इफेक्ट यानी मीजोमेरिक वाला। तो यहाँ पे प्लस एम इज डोमिनेटिंग। तो एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा तो किसका होगा, ऑर्थो इफेक्ट वाले का। ए का सबसे एसिडिक हो गया। बचा बी और सी। बी और सी में से माइनस वाला इफेक्ट कौन सा है, बी। तो माइनस वाले इफेक्ट ही एसिडिक करैक्टर बढ़ाते हैं ना, तो बी आ गया। फिर सबसे लास्ट में आ गया सी। सी सबसे लास्ट में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम डोमिनेटिंग है, और प्लस वाला जो इफेक्ट है वो एसिडिक करैक्टर को कम करता है। एसिडिक करैक्टर को बढ़ाता कौन है, माइनस वाले इफेक्ट। अगला एक सिंपल से फिनोल है हमारे पास, फिनोल के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक बार हमने ऑर्थो पे जोड़ दिया, एक बार मेटा पे, और एक बार पैरा पे, और एक बार कहीं भी नहीं जोड़ा। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो, आप कंसेप्ट भी बताती हूँ, लेकिन उस पहले आप एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लो। पीओ मत फिनोल, पीओ मत फिनोल। पी से पैरा, ओ से ऑर्थो। पी से पैरा, देखो पी से पैरा, ओ से ऑर्थो और एम से मेटा। तो पीओ मत फिनोल। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला, और लास्ट में फिनोल वाला। फटाफट देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बस एक ये लाइन याद रख लो, पीओ मत फिनोल। अब कंसेप्ट देख लो, ठीक है।
अब यहाँ पे वैसे तो ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, OH का H और NO2 का O, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन का बॉन्डिंग की वजह से OH का H रिलीज नहीं हो पाएगा। एसिडिक वही होता है ना जो H+ रिलीज करे। अब इसने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, ये तो H+ रिलीज करने से रहा। तो ऑर्थो वाला थोड़ा सा, वैसे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट था, लेकिन ये थोड़ा पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब बात करो बाकी तीनों की। तो इसमें तो -M लग रहा है, NO2 माइनस वाले इफेक्ट शो करते हैं, याद होगा आपको। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे M लगता है और मेटा पोजीशन पे I वाला इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन सा होगा, -M। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I लगेगा, और यहाँ पे कोई सा नहीं लगेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होना कौन सा, देखो ऑर्थो को होना था, लेकिन और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो H+ रिलीज़ नहीं कर पाएगा, तो उसको थोड़ा पीछे कर दो। तो सबसे पहले हम किसको कर देंगे, -M वाले को, क्योंकि M वाला ताकतवर होता है ना इंडक्टिव से, M वाले को हम ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं। तो इसलिए सबसे एसिडिक कौन होगा, A, फिर B, और फिर उसके बाद -I लग रहा है जिस पे C, और लास्ट में आ जाएगा D। C और D में से C को पहले क्यों लिखा, क्योंकि -I लग रहा है, और माइनस वाला जो इफेक्ट होता है वो एसिडिक करैक्टर को बढ़ाता है। आप एक चीज़ अच्छे से ध्यान से सुन लो कि अगर कहीं पे I इफेक्ट लग रहा है और M इफेक्ट भी लग रहा है, ठीक है, तो M इफेक्ट को हम कब कहेंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ऑर्थो या पैरा पोजीशन हो। जब ऑर्थो या पैरा पोजीशन हो तब तो हम इसको डोमिनेंट मानेंगे कि ये वाला ज़्यादा, इसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, वरना हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इंडक्टिव को। लेकिन अगर कहीं पे M नहीं लग रहा, सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है, तो हम डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस कम होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अच्छे से आपको समझ आया। इंडक्टिव और मीजोमेरिक अगर दोनों हैं तो मीजोमेरिक को इम्पोर्टेंस कब देंगे ज़्यादा, जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो। लेकिन अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है तब हम किसको देखेंगे, हम डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम होता जाएगा। और एक और सिंपल सी चीज़, अगर माइनस वाले इफेक्ट हैं, चाहे वो -I हो, -M हो, -H हो, तो वो एसिडिक करैक्टर को बढ़ाते हैं, और अगर प्लस वाले इफेक्ट हों तो वो एसिडिक करैक्टर को कम करते हैं। माइनस वाले इफेक्ट एसिडिक करैक्टर को बढ़ाते हैं और प्लस वाले इफेक्ट एसिडिक करैक्टर को कम करते हैं। बेसिक का उल्टा होगा, बेसिक में प्लस वाले बढ़ाएंगे और माइनस वाले कम करेंगे। बस ये 2-3 चीज़ों से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, तीनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे पैरा पे COH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पैरा पे NO2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पैरा पे OH जुड़ा हुआ है। NO2 आपको पता है माइनस ही शो करता है, -M -I। COH भी माइनस ही शो करता है, लेकिन NO2 इज़ स्ट्रॉन्ग। जब इंडक्टिव इफेक्ट के आपने ऑर्डर याद किए थे स्टार्टिंग में, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हितेश, तो उस ऑर्डर से हमें याद है कि NO2 का माइनस वाला इफेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेरिजन टू COOH। तो इसलिए माइनस वाला इफेक्ट तो एसिडिक करैक्टर को बढ़ाता है ना, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट, तो ये सबसे एसिडिक हो जाएगा। पहले B, फिर A और लास्ट में C को लास्ट में क्यों किया, क्योंकि ये वाला +M शो करता है। इंडक्टिव तो माइनस शो करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, OH इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए -I शो कर रहा है। लेकिन +M क्यों शो कर रहा है, क्योंकि OH के ऊपर O के ऊपर लोन पेयर्स हैं, तो ये +M शो करता है। तो यही लिखा हुआ है, विड्रॉइंग नेचर किसका ज़्यादा है, NO2 का ज़्यादा है, देन COOH। ये आपको उस ट्रिक से याद होएगा, ना ऋतिक ना शाहरुख वो वाली, हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट के फर्स्ट लेक्चर में आपको वो ट्रिक मिल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक B, देन A, देन C। अब लास्ट में एक समरी देख लो आप एसिडिक नेचर की। एसिडिक नेचर अगर तुमसे ना कई बार डायरेक्ट एसिडिक नेचर नहीं पूछेंगे, उसकी जगह तुमसे पूछ सकते हैं कि Ka बताओ। Ka कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तुम इसके बारे में पढ़ोगे। अभी सिंपल एक याद रख लो कि एसिडिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka। तो जो एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा ना वही Ka का ऑर्डर होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया pKa का ऑर्डर, ये अगर आपको नहीं पता pKa क्या होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इक्विलिब्रियम में मैं आपको बताऊंगी, वहाँ से आप समझ लेना। तो Ka का ऑर्डर एसिडिक करैक्टर का जो ऑर्डर है सेम होएगा, लेकिन pKa का ऑर्डर उल्टा होएगा। एसिडिक अगर नेचर तुम्हें पता नहीं ना लग रहा, तुम्हें पता नहीं लग रहा कि हो क्या रहा है, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो सिंपल क्या करो, उसमें से H+ को रिमूव कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से सॉल्व होंगे। जो तुम्हें कंपाउंड दिया हुआ है, क्योंकि एसिड तो वही होता है जो H+ निकाल दे, तो उसमें से जो हमें चीज़ दी हुई है उसमें से H+ निकाल दो,
तो जो बच गया एसिड में से जब हम H+ निकाल देते हैं तो जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, उसका कंजुगेट बेस है। तो कंजुगेट बेस बन गया। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लो, जो ज़्यादा स्टेबल उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। दोबारा एसिडिक नेचर अगर चेक करना है तो उसकी एक और तरीका है, कंपाउंड में से H+ निकाल दो तो बचा क्या, जो बच गया उसको बोलेंगे कंजुगेट बेस है वो उसका, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। H+ निकालने के बाद ना वो स्टेबल होना चाहिए, अगर वो स्टेबल है तो वो अच्छा एसिड है। अगली चीज़, एसिडिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माइनस वाले इफेक्ट के, -m -i, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +m +i। जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना उसका मतलब होता है कि ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, वो कम होगा तो वो भी कम होगा, मतलब साथ साथ चलेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा चलेगा, अगर वो बढ़ेगा तो वो कम होएगा, वो कम होगा तो वो बढ़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, अगर -m बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, -i बढ़ेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्लस वाला इफेक्ट इन्वर्सली है ना, यानी +m बढ़ेगा तो एसिडिक कम होएगा, मतलब उल्टा चलेंगे एक दूसरे से। और लास्ट में एक और याद रखना पॉइंट कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, उसका रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, इसके क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत आप देख लो, आपको पता होना चाहिए कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। आपको कोई रिएक्शन दे दिया और तुम्हें पूछा है कि वो फिजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करो। देखो इसमें क्या देखना है हमें, फिजिबिलिटी में हमें देखना है, अगर तुम्हें कोई एसिड दिया हुआ और एसिडिक साल्ट दिया हुआ है, एसिड और एसिडिक साल्ट, एसिड जैसे कि हमें एसिड होता है COOH, अगर H की जगह ना हम यहाँ पे कोई भी मेटल जोड़ देंगे KNA तो वो एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। तो अगर तुम्हें कोई एसिड दिया हुआ है, एसिडिक सॉल्ट दिया हुआ है, तो वो रिएक्शन फिजिबल कब होगी, फिजिबल मतलब कि पॉसिबल है, वो रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो। देखो एक एसिड है, एक एसिडिक सॉल्ट है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी है, तुम्हें बताना है कि वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो तुम क्या बोलोगे कि एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा ना और एसिडिक सॉल्ट उससे वीक होगा तो वो रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिजिबल हो जाएगी। लेकिन अगर एसिड वीक नेचर का है और एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं होएगी, वो फिजिबल नहीं होएगी, वो रिएक्शन बल्कि उल्टी हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। बस इतना सा याद रखो, एसिड और एसिडिक सॉल्ट के बीच में अगर रिएक्शन हो रही है तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसिड। एसिड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो रिएक्शन हो जाएगी, वरना वो रिएक्शन नहीं होगी, वो बैकवर्ड चली जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, COHCH3, ये तो एसिड दिया हुआ है, ये एसिडिक सॉल्ट दिया हुआ है, तो इसमें ऑर्थो पे कोई चीज़ जुड़ी हुई है, यानी ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ऑर्थो इफेक्ट के कारण एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, तो यानी ये ज़्यादा एसिडिक होएगा और ये कम एसिडिक होएगा। ये एसिड है, ये एसिडिक सॉल्ट है, तो ज़्यादा एसिड कौन निकला, एसिड। एसिड जब ज़्यादा एसिडिक हो, स्ट्रॉन्ग नेचर का हो, तो वो रिएक्शन हो जाती है, तो वो रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि ये H चला जाएगा, इसकी जगह K आ जाएगा और K की जगह H चला जाएगा, होगी ये रिएक्शन फिजिबल है। अगर उल्टा होता ना कि सॉल्ट वाले पे ऑर्थो पे कुछ जुड़ा होता तो सॉल्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो हम आगे लिख देते कि ये रिएक्शन फिजिबल ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगला देखो, रिएक्शन विद मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे होती है। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, ये आप 9th 10th में भी पढ़ते आ रहे हो। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, H2 रिलीज़ करता है। तो ROH, अल्कोहल इज़ ऑल्सो एसिड, हम उसके एसिडिक नेचर अभी देख ही रहे थे ना, कंपेयर कर रहे थे। तो ROH + Na, तो H की जगह Na आ जाएगा, तो RONA + हाफ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ये तो हो गया अल्कोहल की रिएक्शन। अगला है ईथर की रिएक्शन। ईथर की तुम अगर सोडियम के साथ करवाते हो ना तो ईथर एसिडिक नहीं है, तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन। तो इसका मतलब ये देखो, तुम्हें कुछ इससे समझ आया। अगर तुम्हें दो चीज़ें दी हैं, अल्कोहल और ईथर, और तुम्हें देखने से तो थोड़ा ना तुम बता सकते हो कि कौन सा अल्कोहल है कौन सा ईथर है, उनकी कोई शक्लें थोड़ा ना होती है, वो तो केमिकल्स होते हैं। तो तुम्हें कहा कि इन दोनों में डिस्टिंग्विश करो कि तुम कैसे पता लगाओगे कौन सा अल्कोहल है कौन सा ईथर है। तो तुम क्या करोगे, दोनों की रिएक्शन ना सोडियम मेटल के साथ करवा दोगे। तो अल्कोहल तो सोडियम के साथ रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, लेकिन ईथर तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो जिसमें से हाइड्रोजन रिलीज़ होगी वो तो अल्कोहल हो गया, और जिसने रिएक्शन ही नहीं करी वो ईथर हो गया। तो इस रिएक्शन के ज़रिए हम इसको टेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा ईथर है। तो अल्कोहल एंड ईथर कैन बी सेपरेटेड बाय सोडियम मेटल। अगला देखो, जैसे ये एसिड है RCOOH, इसने सोडियम के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया, RCOONA + हाफ हाइड्रोजन गैस। अगला ये भी एसिड है RSO3H, तो यहाँ से भी H
H हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, इसकी जगह सोडियम आ जाएगा। तो यही हुआ RSO3Na प्लस हाफ हाइड्रोजन। यही हो रहा है ना, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। अगला देखो अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन है, ये भी एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसकी जगह सोडियम आ जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये सारी रिएक्शंस में यही हो रहा है, एसिड ने मेटल के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी। आगे देखो RCOOH ये एसिड है, एसिड ने इसके साथ रिएक्ट किया तो इसकी जगह मेटल आ गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही हाइड्रोजन की जगह सोडियम चला गया और NH2 और H यानी अमोनिया रिलीज हो गया। ऐसे ही यहाँ पे मेटल चला जाएगा ना, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि ये एसिड है। एसिड में होता क्या है, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये मेटल हाइड्रोजन की जगह चला गया तो RCOOLI और ये CH3H को लेके रिलीज हो गया, CH4 यहाँ पे रिलीज हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हुआ बेंजोइक एसिड है NaHCO3, तो हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा, मेटल, मेटल चला गया CONA, बचा क्या HCO3 और एक H, तो ये क्या बन गया H2CO3, कार्बोनिक एसिड भी इसको बोलते हैं। तो कार्बोनिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या रिलीज कर देता है, H2O और CO2, ये होगी रिएक्शन। लेकिन जब अल्कोहल को हम रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ तो नो रिएक्शन, बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक। अब इन दोनों रिएक्शंस को भी हम टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम्हें बेंजोइक एसिड और फिनोल दिया है, तुम्हें पहचानना है कौन सा है, तो तुम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाओ, तो अगर वाटर और CO2 रिलीज़ हुई तो वो बेंजोइक एसिड है, अगर ना रिलीज़ हुई क्योंकि तो वो फिनोल है, क्योंकि फिनोल ने तो रिएक्शन ही नहीं करी थी। ये लिखा हुआ है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम यूज़ कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल को रिएक्ट करने के लिए। देखो फिनोल ने रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि वो एसिडिक नहीं था, लेकिन अगर फिनोल के ऊपर 3 NO2 ग्रुप जुड़ जाए, NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, -M और -I, और ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। तो जब 3 माइनस वाले ग्रुप जुड़ गए तो ये एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया तो ये रिएक्ट कर लेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। इसने रिएक्ट कर लिया तो ये NaH की जगह चला गया और यहाँ पे H2CO3 गया, और ये H2CO3 को जब हम गर्म करेंगे तो वाटर अलग, CO2 अलग रिलीज़ हो जाएगा। ये हो गया। और इसको हम बोलते हैं OH के साथ जब दोनों ऑर्थो और पैरा पे NO2 जुड़ा हो, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो याद रखो, देखो हुआ क्या था, बेंजोइक एसिड ने तो रिएक्ट कर लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और कार्बोनिक एसिड रिलीज़ कर दिया था, तो उसको हमने गर्म किया तो वाटर और CO2 रिलीज़ हो गए। लेकिन जब हमने सेम रिएक्शन फिनोल के साथ करवाई तो उसने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि फिनोल इज़ नॉट मच दैट एसिडिक, वो इतना एसिडिक नहीं है। लेकिन जब फिनोल के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गए, NO2 जुड़ गए 3, तो तब उसकी एसिडिक करेक्टर बढ़ गया, तब उसने उसके साथ रिएक्शन कर ली। तो यहाँ पे हमारा एसिडिक नेचर हमारा ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम बेसिक नेचर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप इट विल हेल्प यू। अगर आपको इससे हेल्प मिली देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।